नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस टेस्ट पेपर के माध्यम से हम यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपीएसआई, लेखपाल और शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है हमारा। मंगलसूत्र किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, मुंशी प्रेमचंद का कि मैथिली शरण गुप्त का? तो बताइएगा सभी लोग, मंगलसूत्र जो है वो किसका उपन्यास है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद का ये अधूरा उपन्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, तो उन्होंने कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा ने गिल्लू, निहार, यामा, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, रंग में भंग, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों राष्ट्र कब कहा जाता है? राष्ट्र कब कहा जाता है इन्हें? ठीक है, मैथिली शरण को जो है वो राष्ट्र कब कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर पहला का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने जो है मंगलसूत्र उपन्यास की रचना की है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पुरस्कार किसकी कृत है? सुमित्रानंदन पंत की, मोहन राकेश की, सरदार पूर्ण सिंह की, जयशंकर प्रसाद की? तो बताइएगा सभी लोग, पुरस्कार किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो पुरस्कार है। सुमित्रानंदन पंत ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं बताइएगा सभी लोग। तो इन्होंने की है चिदम्बरा, चिदम्बरा। ठीक है, और कौन सी की है? बीड़ा, बीड़ा, पल्लव, ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। मोहन राकेश की अगर पूछ ली जाए तो इन्होंने दूध के दांत, दूध के दांत। ठीक है, अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, छिलके, ये मोहन राकेश की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं बताइएगा सभी लोग। तो सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने जो है वो पुरस्कार की रचना की है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना कि आम? बताइएगा सभी लोग। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यमुना जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, गाय तो जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है, आम भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यमुना जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का नाम, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है? नारियल, उपरोक्त, तुरंत कि आलस्य? तो बताइएगा सभी लोग, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो आलस्य जो है वो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, नारियल ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है नारकेल, नारकेल। ठीक है, नारकेल इसका तत्सम होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना? तो बताइएगा सभी लोग, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है इसमें? तो बुरे काम से बुराई मिलना जो है वो कोयले की दलाली में मुंह काला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, ओस, धीस, शशधर कि शशिधर? तो बताइएगा सभी लोग, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
तो ये जो शशिधर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये महादेव का पर्यायवाची होता है, महादेव का। ठीक है दोस्तों, ये महादेव का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का कलाधर भी है, कोषधीश भी है और शशधर भी है, लेकिन ये शशिधर वो महादेव शंकर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 बताइएगा दोस्तों। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? जीन कहते हैं कि हौदा कहते हैं कि काठी कहते हैं कि वक्तर कहते हैं? तो बताइएगा सभी लोग। तो उसे हौदा कहते हैं। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन को हौदा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 बताइएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है वो स्पर्श संघर्षी है? जा है कि रा है कि ज्ञा है कि सा है? तो बताइएगा सभी लोग, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो जा जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। रा कौन सा है? ये प्रकंपित व्यंजन है। ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। और ये सा जो है वो ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुझे इस कार्यालय खाली स्थान सभी जानकारियाँ अतिशीघ्र चाहिए, तो इसमें कौन सा शब्द रखा जाएगा यहाँ पर? द्वारा, में, की, संबंधी? तो बताइएगा सभी लोग। तो इसमें डी वाला जो है वो बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर संबंधी रखा जाएगा। मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारियाँ अतिशीघ्र चाहिए, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6? तो बताइएगा सभी लोग, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, एक बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और एक उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु की संकल्प? तो बताइएगा सभी लोग, इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आपको जब भी पता करना हो तो उस शब्द के आगे या पीछे आप अच्छा अच्छी लगा के उसका वाक्य प्रयोग कीजिएगा, तो आपको सही से पता चल जाएगा ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उत्साह जो है वो अच्छा होता है कि अच्छी होती? उत्साह जो है अच्छा होता है। चक्रव्यूह अच्छा होता है। मृत्यु अच्छा होता है कि अच्छी होती है? मृत्यु अच्छी होती है। ठीक है, संकल्प अच्छा है कि अच्छी? संकल्प अच्छी नहीं, अच्छा होगा। तो मृत्यु जो है वो अच्छी है। तो अच्छी किसको इंडिकेट कर रहा है? ये स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्राणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, या अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं? तो बताइए किसमें प्राणार्थक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। राम नहीं पढ़ता है, इस वाक्य में जो है वो प्राणार्थक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जाए प्राणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से इस बात का पता चलता है कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, तो उसे हम प्राणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मेघ, सर्प, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सारंग के, नारंग के कि सारंग के कि षडंग के? तो बताइएगा सभी लोग। तो ये जो हैं वो सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है?
खंड काव्य है कि मुक्त काव्य है कि महाकाव्य है कि चंपू काव्य है? तो बताइएगा सभी लोग। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी जो है एक महाकाव्य है और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड, माखनचोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो इन विकल्पों में से कौन सा द्विगु समास है? तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चतुर्भुज में जो है वो द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास कौन से होते हैं? जिस समास का पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ पर। चतुर्भुज में जो है वो द्विगु समास है। चलिए, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का? बताइएगा, विद्वान जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो विद्वान जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पाधन अवन, पाधन आवन, पवधन अन, पवधन अन। बताइएगा पावन का सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें? तो पावन का सही संधि विच्छेद है पवधन अन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। पवधन अन जो है पावन का सही संधि विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या है? अल्पवृष्ट, लघुवृष्ट, अनावृष्ट कि न्यूनवृष्ट? तो अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्ट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो बताइएगा सभी लोग इसमें। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। राम सीता और लक्ष्मण जो हैं वो वन को गए, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर लिखा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली की अवधी? तो बताइएगा सभी लोग कौन सी इसमें पश्चिमी बोली की नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है अवधी। ये दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, अवधी, अवधी और बांगरू जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। 21वां बताइएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी? तो बताइएगा सभी लोग इसमें मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा भी मात्रिक छंद होता है, चौपाई भी मात्रिक छंद होता है, रोला भी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ये सभी मात्रिक छंद हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन कीजिए। पूर्व, पलायन, फुनगी, पिपासा। तो इसमें देशज भाषा कौन सी है? तो ये फुनगी जो है ये देशज भाषा है। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। फुनगी, रोरा, लोटा, डिबिया, लुटिया, चरचर, फरफर, ये सब जो हैं वो देशज शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका की काव्य निर्णय? बताइएगा इसमें आधुनिक काल का राम काव्य कौन सा है? तो ये साकेत जो है वो सही है यहाँ पर। ये साकेत जो है वो आधुनिक काल का राम काव्य है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइएगा इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही लिखा है। पुरस्कार जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? बोली में मिलता है कि उपभाषा में मिलता है कि भाषा में मिलता है कि सभी गलत हैं? तो बताइएगा। किसी भाषा का जन्म है वो सबसे पहले किस में मिलता है? तो किसी भी भाषा का जन्म जो है वो सबसे पहले बोली में मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। चलिए, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? नवयुवा कहते हैं कि नवोढ़ा कहते हैं कि वयासंध कहते हैं कि वयस्कता कहते हैं? तो बताइएगा सभी लोग। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे वयासंध कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको वयासंध कहते हैं। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एमक अलंकार होता है कि श्लेष अलंकार होता है कि भ्रांतिमान अलंकार होता है कि संदेह होता है? तो बताइएगा। तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण कौन सा होगा? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है? ये इसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्याधन उदय कि सूर्यधन उदय? तो बताइएगा सभी लोग। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्याधन उदय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप पूछ रहा है, ये क्या है? संबंधवाचक है कि निजवाचक है कि निश्चयवाचक है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है? बताइएगा। आप ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है आप जो है वो एक निजवाचक सर्वनाम है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का, निर्देशक का, कोष्टक का कि उपविराम का? तो बताइएगा सभी लोग। तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए जो है वो कोष्टक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जिससे मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।